प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कक्षा 9 विषय विज्ञान का वार्षिक पेपर। तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले लाइक और शेयर कर दीजिए, संख्या को बढ़ाइए और हमारे साथ आ जाइए। पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? तो आपको सदिश राशि बताना है और सदिश राशि की पहचान तो पता है, क्योंकि वे भौतिक राशियां जिनको निरूपित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। और दूरी, वेग, द्रव्यमान और समय में कौन सी सदिश राशि है ये आपको बता देना है। तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि सदिश राशि है कौन? वेग। अगला नंबर है, बल के आवेग का मात्रक क्या है? यानी बल का आवेग किसे कहते हैं? पहला दिया हुआ है मात्रक न्यूटन, दूसरा मात्रक दिया न्यूटन मीटर, तीसरा मात्रक है न्यूटन सेकंड और चौथा मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बल का आवेग क्या कहलाता है? बल का आवेग होता है बल गुणे समय अंतराल, यानी समय का गुणनफल। बहुत कम समय का गुणनफल जो होता है वो क्या कहलाता है? बल का आवेग कहलाता है। तो ऑप्शन ए दे दिया है न्यूटन, ये बल का मात्रक है। दूसरा जो मात्रक दिया हुआ है न्यूटन मीटर, एक कार्य का मात्रक है। और तीसरा ऑप्शन है न्यूटन सेकंड, यही कहलाता है बल का आवेग F इंटू डेल्टा टी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 में। एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने के लिए पहले दौड़ता है, उसका कारण क्या है? आवेग को बढ़ाने के लिए, दूसरा है जड़त्व को बढ़ाने के लिए, तीसरा है संवेग को बढ़ाने के लिए और चौथा ऑप्शन दिया है इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। तो देखिए, आपने देखा भी होगा जहाँ कहीं लंबी कूद होती है तो पहले खिलाड़ी दूर से दौड़ते आते हैं और उसके बाद जहाँ से कूदना होता है उस पॉइंट से कूदते हैं। तो दौड़ने का रीजन क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग को बढ़ाने में। तो इसका ये हो गया आंसर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है चौथा, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक बताना है न्यूटन प्रति मीटर। दूसरा ऑप्शन दिया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और तीसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर और चौथा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक बताने के लिए आपको दाब का सूत्र पता होना चाहिए और दाब का सूत्र होता है P इक्वल F/A। मिल गया सूत्र तो हो गया फिर मात्रक पता आपको कैसे। बल का मात्रक हो गया न्यूटन, ए का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, बीच में बटे का निशान लगाइए, प्रति लगाइए, तो होगा ऑप्शन नंबर बी सही, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। अब घड़ी के चाबी देने का मतलब है कि जो पहले घड़ी चलती थी अब तो वो चलन से धीरे धीरे बाहर हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी आ गई जिसपे सेल का प्रयोग होता है। पहले जो घड़ी थी उसमें चाबी भरी जाती थी और वो चाबी जब जो है कम हो जाती थी या ख़त्म हो जाती थी तो घड़ी का चलना बंद हो जाता था, उसको फिर पुनः चाबी भरनी होती थी, तब वो जाके वर्किंग में होती थी। तो कहने का यहाँ पर मतलब था घड़ी में चाबी देने या चाबी लगाने से, चाबी भरने से, कुछ भी आप समझ सकते हैं क्या कारण है, क्या कर देते थे। तो स्थिति ऊर्जा के संग्रह में, गति ऊर्जा के संग्रह में और बताया, गुरुत्वीय ऊर्जा में और सामर्थ्य के विषय में बता दिया। तो देखिए, चाबी भरने का सिर्फ रीजन ये था कि उसमें एक पत्ती लगी होती थी, वो पत्ती खूब घूम जाती थी और फिर वह धीरे धीरे घूमती थी और घड़ी को चलाती थी। कहने का मतलब ये था चाबी भरने से उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा इंक्रीज हो जाती थी, बढ़ जाती थी, संग्रह उसका हो जाता था और उससे वो घड़ी चलती थी। तो इस यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा।
अब आता है अगला क्वेश्चन नंबर 6। ऊर्जा का MKS पद्धति में मात्रक बताइए। M मीन्स मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड से, यानी ऊर्जा का मात्रक यहाँ पर मीटर, किलोग्राम और सेकंड से बताना था। तो क्या मात्रक है ऊर्जा का मात्रक? तो ऊर्जा का मात्रक, ये न्यूटन जो दिया मात्रक, ये तो बल का मात्रक दिया है। न्यूटन मीटर ये है ऊर्जा का मात्रक, यानी कार्य का मात्रक, ठीक है। और ये जूल प्रति सेकंड, ये पावर का P इक्वल W/T, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, न्यूटन मीटर। अब अगला नंबर क्वेश्चन आता है 7, बहुत आसान है। हेर्ट्ज यानी आवृत्ति, ठीक है, ये मात्रक किसका है? तो मैंने बोल ही दिया, आपसे पूछने से पहले ही बोल दिया है, हेर्ट्ज मात्रक किसका है? ये आवृत्ति का मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। अब आ जाते हैं उपखंड खा यानी रसायन विज्ञान में, और रसायन विज्ञान में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पदार्थ की गैसीय अवस्था होती है अधिक, पदार्थ की गैसीय अवस्था होती है अधिकतम गति ऊर्जा, अधिकतम स्थिति ऊर्जा, न्यूनतम गति ऊर्जा और न्यूनतम स्थिति ऊर्जा। तो गैसीय अवस्था में अणु गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी गति ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरह यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है। फिर अगला नंबर यहाँ पर है, वायु क्या है? ऑप्शन नंबर दिया हुआ ऑप्शन है ए तत्व, दूसरा है यौगिक, तीसरा नंबर मिश्रण और चौथा ऑप्शन दिया है विलयन। तो वायु तत्व नहीं है, ना तो विलयन है, ना ये कंपाउंड है, ये केवल मिश्रण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसके अणुओं की संख्या अधिकतम होती है? 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, 1 ग्राम नाइट्रोजन में, 1 ग्राम हाइड्रोजन में, 1 ग्राम CH4 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1 ग्राम हाइड्रोजन में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, और 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये बताते हैं कि Cl माइनस आयन में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसको यदि आप देखेंगे तो इसको इस तरह से लिखते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और फिर 7 होते हैं। समझ में आया नहीं आया? लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिएगा और यहाँ पर आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। संयुक्ता का इलेक्ट्रॉनों का की संख्या क्या है? संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑप्शन नंबर बी 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किसी तत्व के 2 समस्थानिक में परमाणुओं का कौन सा गुण भिन्न होता है? तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए, परमाणु संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉनों की परमाणु संख्या भिन्न की बात करी अलग, तो समस्थानिक में पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। परमाणु समस्थानिक में परमाणुओं का कौन सा गुण भिन्न होता है? तो देखिए, परमाणु भार ये भिन्न होता है, परमाणु संख्या बोले या परमाणु क्रमांक बोले समान होता है। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है? समान होती है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु भार, ठीक है। और समभारिक में परमाणु भार समान होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग कांस्टेंट होता है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व के M कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, परमाणु क्रमांक 17, तो 17 में जो ये बनेगा 2, 8 और कितना हो गया 7। तो आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? डी। तो ये हो गया रसायन विज्ञान का पार्ट। अब आ जाते हैं जीव विज्ञान पार्ट में।
और इसका पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए जरा। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि अंतः प्रस्रावी जालिका FR पर से राइबोसोम को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो कौन सी प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। अंतरा प्रस्रावी जालिका FER बताया, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण जो है प्रभावित हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 15, केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें DNA होता है, तो DNA कहाँ होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर A या फिर ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D। तो देखिए यहाँ पर DNA की बात की जा रही है, तो DNA पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर C। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों में अरेखित पेशियां पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं आपको बताना है। अरेखित पेशियां हृदय में पाई जाती हैं, ग्रीवा में पाई जाती हैं, नेत्र गोलक में पाई जाती हैं, यहाँ की मूत्राशय और आहार नाल में पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही है, मूत्राशय एवं आहार नाल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 ये है, अस्थि आघातों में से किसकी अधिक मात्रा होती है। ऑप्शन दिया हुआ है क्लोराइड एवं कैल्शियम की, कैल्शियम एवं फास्फोरस की, कैल्शियम एवं पोटेशियम की, फास्फोरस एवं कैल्शियम की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो बताइए भैया कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। अस्थि आघातों में किसकी अधिक मात्रा होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर B सही होगा, कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व कौन है। सूक्ष्म पोषक तत्व बोरान बताया, मैग्नीशियम बताया, सल्फर और पोटेशियम। तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन है वो ऑप्शन नंबर A है, कौन, बोरान। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, आनुवांशिक रूप से भिन्न जातियों में निषेचन क्रिया कहलाती है। आनुवांशिक रूप से भिन्न जातियों में निषेचन क्रिया वर्ण चयन और संकरण या वंशानुक्रम कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, संकरण कहलाती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहलाता है। वर्मी कल्चर के प्रयोग से सहायता मिलती है कंपोस्ट खाद बनाने में, बिल्कुल राइट आंसर यही है, जैविक खाद बनाने में, और कहा GM फसलें तैयार करने में या रोग प्रतिरोधी फसलों को तैयार करने में। तो वर्मी कल्चर का प्रयोग होता है, उससे सहायता मिलती है कंपोस्ट खाद तैयार करने में। तो ये हो गए आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट, वर्णात्मक प्रश्न, और जिनका आंसर आपको कॉपी पर लिख करके देना था। ये जो 20 क्वेश्चन थे इनका आंसर आपको OMR शीट पर लिखना था, सॉरी भरना था, फिल करना था, ठीक है। अब देखिए क्या है, औसत चाल तथा औसत वेग से आप क्या समझते हैं। तो औसत चाल, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं तो कितनी दूरी और कितने समय में तय करी, वो अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है, ठीक है। औसत चाल क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय, और वेग क्या है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। औसत चाल अदिश राशि है, औसत वेग सदिश राशि है, ठीक है। अगला नंबर क्या है, स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी विशेष स्थिति में यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है तो कहा जाता है कि उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। फिर से समझिएगा, किसी वस्तु की विशेष स्थिति में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब आगे देखिए,
तो इसका आंसर ये है, देखिए जो हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में भोजन से रासायनिक ऊर्जा मिलती है, किसको, पेशी ऊर्जा में, यानी रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा को मिलती है और पेशी ऊर्जा उसको गति ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर था रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में, यानी कि स्थिति ऊर्जा भी कह सकते हैं, और स्थिति ऊर्जा का रूपांतर गति ऊर्जा में होता है जब हम साइकिल चलाते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्या है, ध्वनि क्या है और ये कैसे उत्पन्न होती है। तो जो कुछ हम कानों से सुनते हैं वो क्या है, ध्वनि है। ठीक है, ये कैसे उत्पन्न होती है, विक्षोभ के से उत्पन्न होती है, और इनकी यदि किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है और वो हमारे कानों तक पहुंचता है तो उसकी हमको अनुभूति होती है। लेकिन यदि उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है तभी हमको ध्वनि सुनाई पड़ती है, अन्यथा हमको उस ध्वनि का एहसास नहीं होता है। अब यहाँ पर कहा गया अगला कि आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है। तो विद्यालय में जो घंटी लगी हुई है उस पर जब हथौड़ी से मारा जाता है, आघात किया जाता है, तो उसका साइज ज़्यादा बड़ा होने की वजह से उसमें जो उत्पन्न होने वाली ध्वनि ऊर्जा है वो निर्भर करती आई समानुपाती ए स्क्वायर। जितना ज़्यादा बड़ा घंटे का साइज होगा तीव्रता उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उससे जो विक्षोभ उत्पन्न होता है वहाँ से अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होती हैं और वो हमारे कान तक पहुँचती हैं और हमको उस ध्वनि का एहसास होता है। तो ध्वनि तरंगों को जो है ये आंतरिक तरंगे हैं, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि माध्यम नहीं है तो ध्वनि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच सकती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बताइए, का आंसर है किस प्रयोग से दर्शाया जा सकता है कि ध्वनि संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो घंटी जार के द्वारा ये बताया जा सकता है, प्रयोग के द्वारा दर्शाया जा सकता है ध्वनि संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि कमरे के अंदर वायु को निकाल दिया जाए फिर ध्वनि उत्पन्न की जाए तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल नहीं कर सकती है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है और माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि तरंगे नहीं चल पाएंगी। अगला नंबर क्या है, किसी धातु के ब्लॉकों में दोषों का पता लगाने के लिए पराधुनिक का उपयोग कैसे किया जा सकता है। इनकी कोई मान लीजिए धातु का कोई ब्लॉक है, उसको पता करने के लिए कि ये इसमें कोई क्रैक्स नहीं, दरार कोई तो नहीं है, इसके लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। फिर ध्वनि प्रदूषण क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए जैसे अभी हमने बताया कि जो हम लोग सुनते हैं वो सुनने की एक आवृत्ति की एक निश्चित सीमा होती है। कितनी सीमा होती है, वो सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी दिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। उन्हीं तरंगों को हम सुन पाते हैं और भी तरंगों को हम सुन नहीं पाते हैं। तो इनके अलावा यदि जो तरंगें होती हैं, नहीं कहते बहुत तीव्र ध्वनि जो होती है जो हमारे कान के लिए नुकसानदायक होती है, वो क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होगा तो हमारे कान पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा तीव्र ध्वनियाँ हमारे कान से जब टकराएंगी तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत हो सकती है। चलिए अब बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, घर्षण बल क्या है, घर्षण क्यों उत्पन्न होता है, घर्षण से होने वाले लाभ और हानियां बताइए। तो घर्षण क्या है, यानी घर्षण बल क्या है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर, दूसरी तल पर वस्तु पर चलती या फिसलती है तो दोनों तलों के बीच गति के विरुद्ध लगने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। और ये निर्भर करता है तल की प्रकृति कैसी है। जितना तल खुरदुरा होगा, रफ होगा, घर्षण बल का मान उतना ही ज़्यादा होगा। जितना तल सरफेस उसका चिकना होगा उतना ही घर्षण बल का मान कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर करें घर्षण बल का लाभ और हानि बताइए। तो देखिए हर एक चीज के लिए प्रॉफिट और लॉस है, उसी तरह से घर्षण बल के लाभ भी हैं और हानि भी हैं। लाभ क्या है कि जैसे
हम चलते हैं, चलने के लिए घर्षण बल की ज़रूरत होती है। घर्षण बल नहीं है तो हम आराम से चल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम पैर को उठा के आगे रखते हैं तो पिछला पैर बल लगाता है पीछे की तरफ, और घर्षण बल की वजह से वो वहाँ पर टिका रहता है। यदि वो घर्षण बल ना हो तो पिछला वाला पैर फिसल जाएगा और हम आगे की तरफ गिर जाएंगे। ठीक है। जितनी भी मशीन है, जैसे मान जो पट्टे वाली मशीनें होती हैं, जिनसे पट्टे से वो पुली को रोटेट कराया जाता है, वहाँ पर घर्षण बल की ज़रूरत होती है। घर्षण बल नहीं होगा तो पट्टा ऐसे ही घूमता रहेगा और पुली घूमेगी नहीं, यानी मशीन वर्किंग में नहीं आएगी। जो चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है वो भी घर्षण बल की वजह से लिखा जाता है। घर्षण बल नहीं होगा तो चाक ब्लैक बोर्ड पर नहीं टिकेगी, नहीं रुकेगी। यहाँ तक जो हम कलम से लिखते हैं, वो चाहे रिफिल वाला कलम हो, रिफिल वाले कलम से जैसे लिखते हैं तो रिफिल वाला कलम में आगे जाके पॉइंट होता है, जिसको हम, वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट पीछे जो इंक भरी होती है उसी में वो डूबा रहता है। बस घर्षण बल की वजह से वो क्या होता रहता है, जैसे इसको मैसे चलाते हैं तो रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है, तो ऊपरी वाला सिरा जो इंक से डूब करके आता है आपकी कॉपी पे छप जाता है और फिर वो अंदर की तरफ चला जाता है। यही चक्कर चलता रहता है और आप आराम से लिखते रहते हैं। यदि ये घर्षण बल नहीं होता तो हम लिख ही नहीं पाते। अब ये तो हो गए लाभ, हानियाँ क्या हैं। तो हमने कहा कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी गति होती है उसके विपरीत दिशा में बल लगता है, तो स्वाभाविक सी बात है हमारी ऊर्जा का ही हानि पहुंचाता है। ठीक है। तो घर्षण बल नहीं होता तो जो भी हम ऊर्जा लगा रहे थे तो पूरी की पूरी वो कन्वर्ट करने में, गति ऊर्जा कन्वर्ट करने में लग जाती, कुछ न कुछ ह्रास न होता। तो ये इसका हो गया हानि। रसायन विज्ञान में ये आपको बताना है, जल कमरे के ताप पर द्रव है और लोहे की आलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। इनका आपको बताना है, कारण दीजिए। ठीक है। जल कमरे के ताप पर द्रव है और लोहे की अलमारियां कमरे के ताप पर ठोस है। इनका रीजन क्या है, क्यों ऐसा है, ये आपको बताना है। फिर आगे, विलेन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं, विलेन के आयतन का प्रतिशत सूत्र आपको लिखना है। तो ये फार्मूला तैयार करना है। और आगे है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का वर्णन कीजिए। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है उसको लिखना है। फिर है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी, क्या उन्होंने बताया था, कि उसको आपको लिखना है। नील बोहर ने इस सिद्धांत की कमियों को कैसे दूर किया है, ये भी आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयार करना है। तो ये तो हो गया रसायन विज्ञान का पार्ट। अब आ जाते हैं जीव विज्ञान में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, रासायनिक संगठन एवं कार्य का संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक। फिर है अगला, विभाजन से आप क्या समझते हैं, स्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में आपको वर्णन करना है। फिर है, फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियों एवं जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझाया जा सकता है। और फिर ऊतक किसे कहते हैं, सरल स्थायी पादप ऊतकों की संरचना एवं कार्यों का सचित्र वर्णन करना है। तो रसायन विज्ञान में आपको जो बताया उसको भी आपको तैयार करना है। और जीव विज्ञान में जो थ्योरिकल क्वेश्चन है इनको आपको हर हालत में तैयार करना ही करना है। ऊतक किसे कहते हैं, सरल स्थायी पादप ऊतकों की संरचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करना है। और फिर लास्ट में आता है, 3 प्रकार के पीसी रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करने के, आपको फिगर बना करके अंतर स्पष्ट करना है। तो इस तरह से ये था आज का सेशन। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि दोबारा इसको पेपर को जरूर हल करिएगा। जितने क्वेश्चन इसमें थ्योरिकल हैं उनको तैयार करना आपका दायित्व बनता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फिर जय हिंद।